आजकल 3 नारे लगाता हूं मैं, आज से नहीं, शुरू से ही। हरित सलाम माने धरती की प्रकृति को बचाओ, लाल सलाम माने पॉलिटिकल और आर्थिक समानता का संघर्ष को सलाम, और तीसरा नील सलाम, सामाजिक विषमता के खिलाफ संघर्ष। तो ये तीनों का आइडियोलॉजिकल फैब्रिक बनाने की 42 साल में हम लोगों ने गंगा मुक्ति आंदोलन के दौरान कोशिश की, और वो रिफ्लेक्ट होता है हमारा उन लोगों के पूरे प्रोग्राम्स में, स्ट्रगल में, आइडियाज में। और ये सब सीखा हम लोगों ने मल्लाहों से, ये सीखा किसानों से, बुनकरों से सीखा, भेड़ पालने वालों से सीखा। अब बाद में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में गए। 30 साल पहले मैंने फरक्का पर, जो फरक्का से पूरा नॉर्थ इंडिया का इकोनॉमी बर्बाद हो गया, कुपोषण फैल गया, मछली खत्म हो गई, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, और पूरा समझिए कि फ्लड का एकदम बिहार और ईस्टर्न यूपी में तबाही हो गई। इसके कारण एक फरक्का बराज है। ये किसने सिखाया हमको? छट्टू सहनी ने नाव पर घूम रहे थे कि गंगा की जमींदारी और ठेकेदारी तो हम लोग खत्म कर देंगे, हम लोग ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। लेकिन फरक्का बराज तोड़वाइया, मेरा दिमाग खराब हो गया कि क्या मामला होता है। तो अध्ययन शुरू हुआ, फिर साइंटिस्ट लोगों के पास भी गए, इंजीनियरिंग कॉलेज गए, कहाँ कहाँ नहीं गए। तो 30 साल पहले हमने एक स्टडी करके एक रिपोर्ट लिखी थी, जो गूगल पर फरक्का बराज कॉज ऑफ कंसर्न करके मौजूद है। तो उसमें जो है हमको अभी के बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग आईटी कह रहे हैं, भाई कैसे कर दिया? आपके पास ना ड्रोन का सर्वे का सपोर्ट था, ना सैटेलाइट सर्वे का एनालाइज करने का सिम, ना मोबाइल था, ना कार थी, ना कैसे हो गया? हमने कहा हो गया, मछली पकड़ती बेचती है ना महिला 10,000 की रोज, 5,000 10,000 की मछली बेचने वाली अनपढ़ होती है, लेकिन मुरखट्टी हिसाब रखती है ना। तो हम उसी तरह कर लिए। तो बोले कि कैसे हो गया? 8 देशों की यूनिवर्सिटीज में जो पीएचडी हुआ है उस रिपोर्ट के बेसिस पे हुआ है, उस रिसर्च पेपर के बेसिस पे हुआ है। हमने कहा हो गया, कैसे हुआ? इंजीनियरिंग कॉलेज गए, सॉइल साइंस पढ़े, जूलॉजी पढ़े, बॉटनी पढ़े, हर जो भी स्टडी दुनिया में हुआ था सब देख गए थे। तो असल में गंगा मुक्ति आंदोलन हम लोग, हमारे और हमारे साथियों के लिए एक स्कूल या यूनिवर्सिटी की तरह, और उसमें कलेक्टिवली कुछ यंग लोग, बहुत प्रतिभाशाली लोग भी आ गए। और एक बात हमको समझ में आ गई, जो 1 नंबर का कार्यकर्ता है उसको जमीन पर ज्यादा रहना चाहिए, वो कितना बड़ा नेता हो। हम भी तो कन्वीनर थे बिहार के, ऑल इंडिया का पूरा ऑर्गेनाइजेशन हमारे कंट्रोल में था, लेकिन बोध गया का आंदोलन शुरू करने गए तो बोले कि जेपी बोले कि कितने दिन तुम गांव में रहोगे उसी रह के, तुम तो हो। तो हमने कहा कि 15 दिन, हाँ 15 दिन से कम रहोगे तो, अगर तो हमने कहा और साथी रहेंगे तो नहीं, छोड़ो ना, तुम रहोगे कि नहीं रहोगे 15 दिन, और वीक में 1 दिन आके रिपोर्ट करना है गाँव का तुमको। तो वो चीज जो है ना, यहाँ होता क्या है कि हो जाते हैं हम लोग राष्ट्रीय नेता, और 1 दिन भी फुर्सत नहीं है अपने गांव देहात में जाके समाज को समझने की। मतलब ये जो दिक्कत है ना, उसमें ईमानदार आदमी भी हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि बेईमानी है, लेकिन आपको पीपुल्स के साथ कनेक्ट नहीं होगा। और दूसरी बात है कि एक मसीहा की तरह जाइएगा आप, तो आप समाज की शक्ति और नेतृत्व तो नहीं खड़ी कर सकते। ये जो 42 साल से कंटिन्यूड है, बीच में ठहर गया था आंदोलन, फिर से खड़ा हो गया, क्या मेरी वजह से हुआ? नहीं, परिस्थितिवश हुआ। और वो जो लोकल लीडरशिप खड़ा था, आपको मैं बताना चाहता हूं कि पूरे गंगा मुक्ति आंदोलन के दौरान शायद कोई भी जुलूस नहीं होगा जिसमें मैं आगे खड़ा हुआ, हमेशा पीछे रहते थे, और कोई भी डेलीगेशन में नहीं गए। ट्रेनिंग होती थी बाकायदा साथियों के, 1-2 घंटा जो लोग जाएंगे। एक बार भागलपुर में एक कमिश्नर, उनको बड़ा ईमानदार अनिल सिन्हा थे, उनको पता लगा कि जरा मिलना चाहिए जाके अनिल प्रकाश से, तो कहलगांव चले गए। नहीं थे हम उस दिन, बाहर थे। तो 4-5 दिन बाद 4-5 हजार लोगों का जुलूस गया हुआ। तो उन्होंने पूछा अनिल प्रकाश कहाँ गए? तो बोले उनसे मिलना ना है हमको।
तो वो लोग बोले कि नहीं, वो नहीं जाते हैं डेलीगेशन में। सो हम लोगों के बाकायदा चर्चा होती है घंटा 2 घंटा, फिर उसके बाद तो बोले तब तो मिलूंगा नहीं आज आप लोगों से। खबर आई, हमने कहा चलो मिलते हैं। तो पहली बार मिले, और दूसरा बार डेलीगेशन में, और दूसरी बार जब फाइनल, जब पूरे बिहार की सभी नदियों में 500 किलोमीटर में फ्री फिशिंग का स्ट्रगल चल रहा था, नो टैक्स कैंपेन, तो लालू यादव ने बुलाया, चीफ मिनिस्टर थे, तो 4-5 बार बुलाया। हमने डेलीगेशन भेज देते थे, भगा देते थे कि भाई अनिल के बिना बात नहीं करेंगे। तो खैर उसमें गए हम, फिर फाइनल डिसीजन हुआ, तो सारा फिर फिशिंग हुआ। तो वो अगर हम नहीं करते ना, तो लीडरशिप नहीं खड़ी होती नीचे से। आप मसीहा तो बन सकते हो, लीडर तो बन सकते हो। अब ये जो स्टाइल है ना, तुम मुझे खून दो, ठीक है, सुभाष बाबू के समय ठीक था, लेकिन ये अभी के समय में ठीक नहीं है कि भाई जनता का, हमारे साथ जनता है नहीं, जनता के साथ हम है। ये अप्रोच जब तक नहीं बदलेगा तब सस्टेन नहीं है। दूसरी चीज एक बात बताओ कि जो मतलब जो लोहिया जी की बेटी सुनीलन जी को बात, हमको बचपन में वो राइटिंग्स पढ़े हुए हैं कि इतिहास की धारा को, समाज को वह नहीं बदल सकता जिसको पद, पैसे या शोहरत की लालच मन में ये हो। क्योंकि वो लिखते हैं कि उसके चक्कर में आदमी कई बार कंप्रोमाइजेस कर लेता है। पहले छोटा कंप्रोमाइज करता है, फिर लुढ़कना जब शुरू होता है तो नीचे तक लुढ़क जाता है। तो एक ऐसी पीढ़ी की जरूरत है, और हम लोग, हम हैं, सुनीलम जी या आप हैं, ये लोग, अब हमारा तो 73 हो गया, वही 2-4 साल का आगे पीछे होगा सुनीलम जी का, हो सकता है। लेकिन हम लोग को नई पीढ़ी अगर नहीं तैयार करके गए, हमको खुशी होती है कि गंगा मुक्ति आंदोलन, उससे एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसी पीढ़ी है, तैयार हो गई है फिर से। और हम तो 4 साल बहुत बीमार थे, बल्कि कायदे से कहें तो 10 साल से ठीक से एक्टिव नहीं थे, और 4 साल से एकदम ब्रेड, 5 साल में 5 महीने में सक्रिय हुए हैं, और तमाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो कभी कभी लगता है कि नहीं, सचमुच व्यर्थ नहीं गया जीवन। तो ये जो है अब आगे कैसे होगा, देखिए फासिज्म सामने है, सीधा है कि अगर इसको मुकाबला नहीं किया गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। इस देश में डेमोक्रेसी खत्म होने वाली है, लगभग हो चुकी है। अब वोट की चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन तमाशा देख रहा है, मतलब तमाशा क्या करवा रहा है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोल रहा है। तो अब जिसको जो मन में आता है, जिसको संसद से निकाल देता है, मेंबरशिप खत्म कर देता है, वो सारा खेल चल रहा है। लेकिन एक बात कहूंगा मैं, चाहे इंडिया गठबंधन हो या कोई भी, जी अनिल जी, उसको मनमानी करने की छूट नहीं देना चाहिए। आप प्रकाश नारायण हम जेल में इमरजेंसी में जब बेल पर छूट के आ गए, मतलब हाई कोर्ट, मतलब, तो उसमें जो है बिना शर्त छूटे थे। बहुत लोग तो माफी मांग के छूटे थे, खास करके विद्यार्थी परिषद के और आरएसएस के लोग बड़े पैमाने पर माफी मांग के छूटे थे। तो खैर हमने तो माफी, हमारे पास भी हमारे जो समर्थक वकील थे वो कागज लेके आए थे माफीनामा वाला, हमने फाड़ के फेंक दिया था। तो लेकिन जब छूटे थे तो जयप्रकाश नारायण आ गए थे पटना, मतलब डायलिसिस वगैरह चल रहा था उनका, जसलोक से आ गए थे। तो हम एक बांस का की जो एक मोहल्ला है जिसमें दलित लोगों का, तो गली थी, तो वहां से पीछे का रास्ता, तो वहां एक बांस का की सीढ़ी थी, तो उस पर चढ़े हम और कूद गए कैंपस में। बहुत ऊंचा बाउंड्री वाल था, लेकिन घास जानबूझ के लगाई हुई थी कि कोई कूदे तो पता नहीं चले। 9 बजे रात में जयप्रकाश नारायण के पास सज्जा बाबू थे, तो और भी थे, क्या नाम है, एक और पिए थे उनके, सज्जा बाबू, मतलब कई सच्चिदानंद बाबू हैं बिहार में। तो जेपी के जो सेक्रेटरी थे सच्चिदानंद, उनकी बात कर रहा हूँ। एक डॉक्टर सच्चिदानंद थे, वाइस चांसलर हुए एनएसएन इंस्टीट्यूट में थे। एक सच्चिदा जी हम लोगों के, किशन पटनायक और सच्चिदा जी, हम लोगों को उनसे मार्गदर्शन बहुत मिला है, और आज भी सीखते हैं किशन जी से और उनसे। तो बहुत हम लोग को जेपी के बाद सबसे ज्यादा उन्हीं किशन जी से ही मिली प्रेरणा और शिक्षण। उनके ऑर्गेनाइजेशन में हम नहीं रहे कभी, और उन्होंने कहा भी नहीं कि तुम आ जाओ इसमें,
उनके लोग बहुत झगड़ा करते थे कि भाई इनको, अनिल को आप कह दीजिएगा तो चलाएगा आपका। तो खैर उस बात को छोड़िए, एक बात मैं कहूंगा कि बहुत बहस करते थे। उस दिन भी रात में बहुत परेशान किया हमको। हमने कहा कि आप पहले ये कम्युनिस्ट थे, अमेरिका से पढ़ के आए, उसके बाद डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हो गए, अब उसके बाद सर्वोदय हो गए, अब उसके बाद अभी संपूर्ण क्रांति, क्या मामला है समझ में नहीं आ रहा। खैर उन्होंने उस पर, हम डिटेल में आज नहीं जाएंगे उस पर, लेकिन बहस हुई, खूब जोरदार बहस हुई उसे, रात तक, लेट नाइट तक, और समझाया उन्होंने, बढ़िया से समझाया। और बेसिकली वो उन्होंने कहा कि मार्क्सवाद से सिर्फ एक जगह हमारा डायलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म में, उसमें अगर मार्क्स होते, एंगल्स होते, तो शायद वो अनुभव से सीख करके और एक क्रांतिकारी नैतिकता का सवाल उसमें उठा देते, क्योंकि विदाउट उसके एथिक्स के कोई रिवोल्यूशन जो है निर्मम हो जाती है। एक दिन जेपी से हमने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि ये बुद्ध की है वो इनकी दोनों की मूर्ति साथ में लगी हुई है अगल बगल में, क्या मामला है? तो बोले एक लाइन में, वो जानते थे कि पढ़ने लिखने वाला लड़का है, इसको समझ में जल्दी बात सूत्रवाद में भी आ जाती है। तो हमको बोले कि देखो अनिल, ये जो जो क्रांति है अगर करुणा के साथ नहीं जुड़े तो बर्बाद हो जाती है और अपने बच्चों को खा जाती है। एक लाइन में उन्होंने कहा, हम समझ में गए। बोले आप कुछ बताने की जरूरत नहीं ना, कि नहीं। तो बोले तुम्हारा तो वो जो है वो था, लेकिन एक ब्लेंडर हो गया जयप्रकाश नारायण से। कुछ जब गुजरात राइट्स के समय हम गए गुजरात, और जो हाल देखा हमने, तो हम तो रोते थे खूब, क्योंकि शायद पहली टीम थी जिसमें कुलदीप नैयर, हम, जफर सैफुल्ला वगैरह सब लोग। हम थोड़ा एडवांस टीम में हम चले गए थे बम्बई, और वहां से फिर वहां के कुछ साथियों को लेकर के, फिरोज वगैरह को, हम चले गए थे अहमदाबाद। पहले चले आए थे, उसके बाद आए एक आध दिन बाद वो कुलदीप नैयर और जफर सैफुल्ला जो कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके थे। तो और एक और थे जो भाजपा में चले गए, क्या नाम है, पहले सेकुलर लीडर है, कांग्रेस के जमाने से माने जाते थे, अरे नाम जुबान पे नहीं आ रहा है, आजकल बीजेपी में है। और हमको एक ही आर्गुमेंट दिया बाद में उन्होंने, खैर उस वक्त तक नहीं गए थे बीजेपी में। तो खैर वहां गए तो हम तो रोज कैंप में जाते थे, तो सब बताते थे कि मुसलमान लोग, कि हमको मेरे पड़ोसियों ने नहीं माना, हिंदुओं ने, उन्होंने तो बचाया, मेरे सामान को बचाया। जो बाहर से जो आते थे तो अब हमको समझ रहे ऑर्गेनाइज्ड ये कत्लेआम था, मतलब शहर में भी यही पता चला कि, और हम इतना रोते थे, हम कभी रोते होते नहीं जल्दी, लेकिन कैंप से जब आते थे ना, तो हमको लगता था कि क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जब हम दिल्ली आए तो अरुण त्रिपाठी के घर थे, आप जानते हैं सब लोग, बड़े पत्रकार हैं, तो जनसत्ता अपार्टमेंट में, तो अरुण ने हमसे को बताया, तो उन्होंने कहा लिख दीजिए इसको। तो हमने लिख दिया कि हमारे लीडर से हिमालयन ब्लेंडर हो गया, कि आरएसएस बीजेपी को समझ नहीं सके वो, उनको आके कह दिया कि हम डीप कम ये क्या कहते हैं हम, उन्होंने कहा कि 3 शर्त रखी थी उन्होंने, जो उस समय जो चीफ थे उसके आए थे, क्या नाम है उसको, आरएसएस के, तो उनको कहा कि भाई आप जो है तिरंगा फहराइए, भगवान मत फहराइए। समझाया उसको क्यों नहीं। और दूसरा है कि प्रातः जो आप पढ़ते हैं, गाते हैं उसको संस्कृत में, उसके जगह आप राष्ट्र राष्ट्र ये करिए, और तीसरा राष्ट्रगान करिए, और तीसरा उन्होंने कहा था कि आपका जो सर्वोच्च बॉडी है उसमें मुसलमानों को, दलितों को और पिछड़ी जाति के लोग शामिल, और उस वक्त तो हाँ कह दिया, और उसी झांसे में आ गए जयप्रकाश नारायण। मैंने, हम कह रहे हैं हमारे लीडर थे, उनके लिए हमने पूरा कैरियर, और अभी भी हमको अफसोस नहीं है कि क्यों छोड़ा हमने। मैंने सामाजिक, हम साइंटिस्ट होते कहीं या और कुछ होते, तो मतलब ये जो है, ये जो किया, उसका अभी भी अफसोस नहीं है। लेकिन हम ये, आप कहने में हमको उस दिन भी लिख दिया हमने, उस वक्त फेसबुक और ये सब का जमाना नहीं था कि तुरंत टिप्पणी के, बहुत गरियाए हमारे साथी लोग। लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि वो एक, चूंकि पहले से थे ना आंदोलन में लोग, इसलिए
उन्होंने कहा था पहली बार जो मीटिंग हुई, हमको याद है जो फायरिंग हुई पटना में 18 मार्च को, और डर के मारे जो है भागे चल रहे थे लोग, सब नीडेड लोग उस वक्त के, और जयप्रकाश नारायण के पास गए सब लोग। तो जेपी ने 3 शर्त रखी। पहला कि तुम लोग जो है इसमें पहला रखा कि तुम लोग जो है अपना अपना जो एफिलिएशन है पार्टी का उसको छोड़ दो। नंबर सब लोग हाँ, सुशील मोदी भी हाँ, वो जो क्या कहते हैं जो पत्रकार हो गए आजकल आरएसएस कैंप में है, पहले भी थे, सीनियर आदमी थे, अरे जिन्होंने राम बहादुर राय, हाँ राम बहादुर राय और शिवानंद तिवारी वगैरह, लालू सब लोग थे, वशिष्ठ नारायण सिंह, तो चुप छिपते उपते गए थे उनकी जगह समिति में जेपी से। तो हम नहीं थे उसमें, हम तो पटना वाले सब थे लीडर। तो ये लोग गए और वो डरे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि पहला तो है कि पार्टी एफिलिएशन छोड़ो, और नंबर 2 कि वायलेंस नहीं होगा, शांतिमय चलेगा, अहिंसा नहीं कहा, शांतिमय संघर्ष चलेगा। और तीसरा ये कहा उन्होंने कि सबकी सुनूंगा लेकिन निर्णय मैं करूंगा, मेरी निर्णय मान लिया सब। लेकिन ये हम कभी कभी सोचते हैं कि जयप्रकाश नारायण इतने बड़े डेमोक्रेट होते हुए कैसे ये कह दिए। तो बात समझ में आ गई कि सब तो था अलग अलग एफिलिएशन वाला, और जानते थे कि पूरा मानेगा नहीं, तो इसलिए अगर इनको डिसिप्लिन करके नहीं रखेंगे तो इसीलिए रखा। नहीं तो दूसरे मामले में, संघर्ष वाहिनी के मामले में तो बहुत डेमोक्रेटिक साबित हो गए, और साबित हुए जो उनको डिफाई किया था वाहिनी के लोगों ने, एक बार बहुत सीरियस डिफाइंस हुआ था। तो उनका ब्लंडर करके चले गए वो, है ना, ये मैं कहना चाह रहा हूँ जी। आप इस पे सर्कमस्टांशियल समस्या भी थी, जैसे सीपीएम न्यूट्रल थी, खुल के नहीं आ रही थी, उसके ट्रेड यूनियन ने चेन्नई में प्रस्ताव भी पास कर दिया था इमरजेंसी के समर्थन में, तो वो अलग कहानी है, वो न्यूट्रल थे। अगर वो खुल के आते मैदान में, या सीपीआई जो रवैया रहा, जो बाद में रियलाइज किया कम्युनिस्ट पार्टी ने कि वो गलती थी, उन्होंने जो समर्थन किया इंदिरा गांधी का, ये उनके पार्टी कांग्रेस में बाद में फैसला हुआ। तो अगर वो गलती ना करते, जो आज रियलाइज कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, और लेफ्ट के लोगों से हम डायलॉग में हैं पूरी तरह से, जो लोग लेफ्ट फ्रंट में नहीं भी हैं, सीसीआई वगैरह के लोग, क्योंकि यहाँ के आंदोलनों में हम लोगों के साथ हैं, तो अब वो रियलाइज कर रहे हैं वो गड़बड़ नहीं हुआ था। तो कभी कभी होता है सिचुएशन में, लेकिन हमको एक बार बाद में लगती है कि अगर कहाँ थी बीजेपी भाजपा बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मतलब एक जमाने में बीपी सिंह के समय अगर उनको मौका नहीं मिल गया होता, और इनके समय क्या कहते हैं जेपी मूवमेंट में भी उनको एक तरह का, तो हम लोग तो कभी नहीं माने, सुशील मोदी बराबर आते थे, हालांकि सुशील मोदी कट्टरपंथी धारा के नहीं थे, वो भाजपा के, लेकिन विद्यार्थी परिषद के लीडर थे, लेकिन वहां बैठे हुए थे ना गोविंदाचार्य जी संगठन मंत्री बन के। तो ये लोग जिस तरह के खिलाड़ी है ना, अफवाह फैलाने में, झूठ बोलने में, ये महारत हासिल है। तो उस छल के शिकार हुए हम लोग, हम तो नहीं हुए भाई, हम तो कभी भी अलायंस नहीं किए उनके साथ, वाहिनी ने नहीं किया, और उनको कोशिश करते रहे कि हो जाए, लेकिन नहीं। सुशील मोदी थोड़ा सज्जन आदमी है, और मतलब थे कि गुजर गए बेचारे, और उनको हम शायद कट्टरपंथी उतने नहीं थे, उनको साइडलाइन भी कर दिया था एक जमाने में अडवाणी के समय, तो बाद में बिजनेस भी करने लगे थे। अब 10 मिनट रह गए हैं।